नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के लिए जो योजना वाली क्लास चल रही है उसमें रोजगार से संबंधित जितनी योजनाएं हैं वो करेंगे। तो ये आप लोगों को पता होगा, ये घटना चक्र बुक से लिया गया है। तो सबसे पहली योजना देखते हैं, अग्निपथ योजना। इसके बारे में देखते हैं। तो 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना अग्निपथ को मंजूरी प्रदान की। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा श्रमबल सुधार के रूप में देखा जा रहा है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली यह योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के सेवा काल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। अग्निपथ योजना को कुछ प्रमुख देशों द्वारा सशस्त्र सेवाओं के कार्मिकों की भर्ती हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले व्यापक मॉडलों के गुण दोषों के गहन विश्लेषण के पश्चात भारतीय समाज एवं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस हेतु अमेरिका, रूस जैसे विशाल देशों, इजरायल जैसे संघर्ष प्रवण देशों और चीन, फ्रांस, यूके एवं जर्मनी जैसे देशों की भर्ती प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया। यद्यपि उपर्युक्त सभी देशों ने अपनी सेवाओं को युवा, तंदुरुस्त एवं गतिशील रखने के लिए समरूप अल्पावधि मॉडल को ही अपनाया हुआ है, तथापि उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को चुनकर भारत स्वदेशी मॉडल को तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो अग्निपथ योजना को रक्षा बजट के बोझ को कम करने और उभरते नए खतरों से निपटने में देश के लिए की तैयारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिपादित किया गया है। यह योजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों से सुपरिचित युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के माध्यम से अधिक प्रौद्योगिकी कुशल सशस्त्र बलों की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास है। इस नई रक्षा भर्ती नीति को सशस्त्र बलों की औसत आयु में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु वर्तमान में लगभग 32 वर्ष है, जो इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात 4-5 वर्ष कम हो जाएगी। यह योजना सशस्त्र बलों में युवा एवं अनुभवी कर्मियों के बीच अच्छा संतुलन सुनिश्चित करने के माध्यम से अधिक युवा और तकनीकी रूप से दक्ष युद्धक बल को बढ़ावा देगी। प्रमुख तथ्य इसमें देखते हैं। तो अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवानों, वायु सैनिकों, एयरमैन तथा नाविकों या नौसैनिकों, सेलर्स के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक नई योजना है। अब ये इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सभी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएँ चलती रहेंगी। यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि हेतु सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। योजना के तहत 17.5 वर्ष से 23 वर्ष आयु तक ऊपरी आयु सीमा जो है 21 वर्ष से बढ़ा दी गई है कि उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। तो 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक, पहले 21 वर्ष आयु थी, अब 23 वर्ष कर दी गई है। चूँकि पिछले 2 वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती संभव नहीं हो पाई है, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में भर्ती चक्र हेतु एक बारगी छूट, वन टाइम वेवर देने का निर्णय लिया है। अतः वर्ष 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया है तो अधिकतम आयु जो है 23 वर्ष तय की गई है, नहीं तो 21 वर्ष है। ध्यातव्य है कि भारतीय नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत सशस्त्र बलों में नामांकित किया जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग से होगी, ऑल इंडिया ऑल क्लास। अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अस्थायी नामांकन, परमानेंट एनरोलमेंट हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर 4 वर्ष की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य, मानदंड, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के में नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। तो 25% जो होंगे वो परमानेंट होंगे। अग्निवीरों को लाभ देखते हैं। तो अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 वर्ष की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि में अग्निवीर एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे। यह सेवा निधि अग्निवीरों के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत एवं दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे से अलग होगी। संबंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। अनुकूलित हाथ में पैकेज जो है 70%,
अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान 30%, भारत सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान जो है ये आप देख सकते हैं। 4 वर्ष पश्चात बाहर निकलने पर 11.71 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज के रूप में लागू ब्याज दरों के अनुसार उपरोक्त राशि पर संचित ब्याज सहित का भुगतान जो है किया जाएगा। सेवानिधि 11.71 लाख रुपए को आयकर से छूट प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन संबंधी लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर जो है प्रदान किया जाएगा। सेवा अवधि के दौरान अग्निवीर विभिन्न सैन्य कौशलों, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व, साहस एवं देशभक्ति जैसे गुणों को सीख सकेंगे। सेवा अवधि के पश्चात अग्निवीर नागरिक समाज में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकेंगे। दिव्यांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा भी मिलता है, जैसे 100% दिव्यांग होने पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% पर 15 लाख रुपए। 4 साल में से जितनी नौकरी बची है उसके आधार पर राशि का भी भुगतान होता है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर परिवार को संयुक्त रूप से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिनमें सेवानिधि पैकेज और सैनिक का वेतन दोनों शामिल होता है। भारत में अग्निवीरों को पारंपरिक प्रणाली के सैनिकों या अस्थायी सैनिकों के विपरीत 4 वर्ष की सेवा के बाद नियमित पेंशन नहीं मिलने का प्रावधान है। अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों को अस्थायी कमीशन प्राप्त होने के लिए चयनित होने वाले केवल 25% अग्निवीर सैन्य कर्मियों को ही पेंशन के लिए पात्र माना जाता है। समग्र लाभ: सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार, अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थाओं में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर। यह योजना भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण करेगी। समाज में लौटने पर पुनः रोजगार के पर्याप्त अवसर और अग्निवीर युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था हेतु एक उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो उत्पादकता, लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगा। 4 वर्ष बाद सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए घोषित नौकरियों, अन्य प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य पुलिस बलों की भर्तियों में प्राथमिकता मध्य प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार। प्रगति: अग्निपथ योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5,979 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं एक बार। अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग का सूत्रपात करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपादित एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। मानव संसाधन पर रक्षा मंत्रालय के खर्च में कटौती करने में अग्निपथ योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। अग्निवीरों की अल्पकालीन सेवा होने के फलस्वरूप न्यूनतम 75% अग्निवीरों की तनख्वाह के मद में अधिकतम 40,000 रुपये प्रतिमाह खर्च होंगे। ये रकम वरिष्ठ सैनिकों पर होने वाले खर्च की तुलना में बहुत कम होंगी, क्योंकि 4 वर्ष बाद 3/4 अग्निवीर सेवा मुक्त हो जाएंगे, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद ही दी जाने वाली पेंशन की बड़ी रकम की बचत होगी और इस धन का प्रयोग सेना के आधुनिकीकरण और उनके संसाधनों को बेहतर बनाने में किया जाएगा। अग्निवीरों की कम समय की सेवा सेनाओं में युवा जोश को बनाए रखने में मदद करेगी। तमाम सरकारी एजेंसियों में नौकरियों में आरक्षण की घोषणा से सैन्य बलों को छोड़ने के बाद इन जवानों का देश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादक इस्तेमाल हो सकेगा। अगली योजना है इस्माइल 75। 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इस्माइल 75 जो है 12 अगस्त 2022 को। उद्देश्य क्या है? तो निराश्रयता और भिक्षावृत्ति, डेस्टिट्यूएशन, निराश्रयता, डेस्टिट्यूशन और भिक्षावृत्ति, बेघरी की समस्या को दूर करना, देश के शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना, विभिन्न हितधारकों की समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए एक व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो इस्माइल का पूर्ण रूप आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लेवलीहुड एंड इंटरप्राइज, इस्माइल ये इसका फुल फॉर्म है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएँ हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना में 98.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो केंद्र सरकार ने स्माइल पहल के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास व्यापक पुनर्वास की उप योजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है, जिसे स्माइल 75 नाम दिया गया है। इसके तहत 75 नगर निगमों में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित किए जा रहे हैं। इसके तहत मुख्यतः पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध तथा अन्य सरकारी सलाह कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ सम्मेलन इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई आत्मनिर्भर योजनाओं की घोषणा की है। इस संदर्भ में 12 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने तथा नए रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। तो कब की थी? 12 नवंबर 2020 को। इसे 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। उद्देश्य क्या है? यह योजना नए कर्मचारियों को रोजगार देने एवं कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी गंवाने वाले निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को पुनः नियोजित करने वाले नियोक्ताओं EPFO में पंजीकृत को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है। कार्यान्वयन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि को वर्ष 2020 से 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्यय को अनुमति प्रदान की है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ मानी जाएगी। कब से? 1 अक्टूबर 2020 से। इस योजना के तहत अर्ह नियोक्ताओं एवं नए कर्मचारियों का पंजीकरण 30 जून 2021 तक किया जाना था, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया। नए कर्मचारी के पंजीकरण की स्थिति से 24 महीने की अवधि तक इस योजना के लाभ उपलब्ध होंगे, जो किसी भी स्थिति में 30 जून 2023 के बाद नहीं होगा। प्रमुख तथ्य: 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाला ऐसा नया कर्मचारी जो 1 अक्टूबर 2020 से पूर्व EPFO के साथ पंजीकृत किसी संगठन में कार्यरत नहीं था, वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त होगा। 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि EPF के ऐसे सदस्य जिन्हें 1 अक्टूबर 2020 के बाद रोजगार प्राप्त हुआ और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, वो भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। भारत सरकार 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद और 31 मार्च 2022 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में अधिकतम 100 कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान दोनों अर्थात वेतन भत्तों का 24% EPF में योगदान देगी। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए EPF में केवल 12% कर्मचारी योगदान देगी। सदस्यों की आधार संख्या से जुड़े खाते में EPFO इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। इस योजना के लिए EPFO एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। EPFO यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तरीका अपनाएगा कि ABRI और EPFO द्वारा लागू की गई किसी अन्य योजना के लाभ आपस में परस्पर व्याप्त नहीं होंगे, यानी ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसका विश्लेषण देखते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कोविड-19 संक्रमण के दौरान हुए रोजगार के नुकसान की भरपाई करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से लगभग 71.8 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। यह सरकार का नौकरी सृजन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव आएगा तथा हम विकसित अर्थव्यवस्था की ओर पुनः प्रवेश करेंगे। यह योजना निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी। अगली योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA का शुभारंभ किया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से शुरू किया गया। तो 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान। उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गांव लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और उन्हें अपने क्षेत्रों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना। प्रमुख तथ्य क्या है? इस 125 दिवसीय अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों 27 आकांक्षी जिलों सहित में प्रारंभ किया गया था। तो 125 दिवसीय अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों जिनमें से 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं, उनमें प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ के कितने जिले शामिल हैं देख लीजिए। बिहार के 32 जिले शामिल हैं, जिसमें से 12 आकांक्षी जिले हैं
उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो इसमें 31 ज़िले शामिल हैं और इसमें से 5 आकांक्षी ज़िले हैं। मध्य प्रदेश के 24 ज़िले, 4 आकांक्षी ज़िले, राजस्थान के 22 ज़िले, 2 आकांक्षी ज़िले, उड़ीसा के 4 ज़िले शामिल हैं जिनमें से 1 आकांक्षी लिया है, और झारखंड के 3 ज़िले शामिल हैं, तीनों आकांक्षी ज़िले। टोटल 116 जो है ज़िले शामिल हैं जिसमें से 27 आकांक्षी ज़िले हैं। आप लोग को उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखना है। 31 ज़िले शामिल हैं जिसमें से 5 जो हैं आकांक्षी ज़िले हैं। इस अभियान के तहत केवल उन जिलों को का ही चयन किया गया जिनमें वापस लौटे प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 या उससे अधिक रही। इसके तहत 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और अवसंरचना के निर्माण के लिए 25 लक्ष्य आधारित कार्यों का क्रियान्वयन किया गया। इन 25 कार्य क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, PMAYG, पौधारोपण, जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल का प्रावधान, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्रामीण संपर्कता कार्य और सीमावर्ती सड़क कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र, मवेशियों के बाड़े इत्यादि को शामिल किया गया। यह अभियान भारत सरकार के 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों यथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, जल शक्ति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में कोई मंत्रालय या विभाग नहीं है, संचार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समन्वित प्रयासों से संचालित किया गया है। प्रगति। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत निर्मित प्रमुख सरकारी अवसंरचनाओं और परिसंपत्तियां निम्न हैं। PM ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1402 किलोमीटर सड़क बनाई गई, 4,81,210 ग्रामीण घर एवं 3607 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए। जल जीवन मिशन के तहत 17,240 निर्माण कार्य, 23,010 सामुदायिक आरोग्य कर कॉम्प्लेक्स, 34,005 कृषि भूमि के लिए तालाब, 16,399 कुओं से संबंधित संरचना। इस अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 68,136 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया था। विश्लेषण इसका देखते हैं। तो 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन के माध्यम से कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न विषम परिस्थितियों में अपने गांव वापस लौटे प्रवासी कामगारों को हुई परेशानियों में विषय में चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें रोजगार एवं राहत उपलब्ध कराने हेतु देश के संकल्प की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। भारत सरकार का मत है कि प्रवासी कामगारों को संकेंद्रित एवं सामयिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक ऐसे समन्वित प्रयास की आवश्यकता है जिसमें विशिष्ट कार्यों पर जोर देते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके संसाधनों के मध्य तालमेल स्थापित किया जाए और परिणामों की जवाबदेही तय की जाए। उम्मीद है कि अपने गाँव में ही रहने का निर्णय करने वालों के लिए रोजगार और आजीविकाओं की दीर्घकालिक पहल हेतु दीर्घकालिक कार्रवाई की शुरुआत इस अभियान से होगी। मनरेगा देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को जो है देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया गया था, जिसे वर्ष 2007-8 में 130 अतिरिक्त जिलों में विस्तारित किया गया। 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर वर्तमान में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भी लागू देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा नरेगा को 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। मनरेगा मजदूर की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है जो अन्य योजनाओं की तुलना में इसे विशेष बना देता है। लक्ष्य क्या है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का जो है अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। उद्देश्य सवैतनिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्निर्माण द्वारा धारणी ग्रामीण आजीविका का निर्माण एवं परिसंपत्ति का सृजन, विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता के द्वारा ग्रामीण सुशासन को सुदृढ़ करना। प्रमुख तथ्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम का इच्छुक है स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के लिए परिवार एक यूनिट है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का प्राप्त है। रोजगार प्राप्त करने के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रभावी हो जाती है। योजना के तहत पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है। यह जॉब कार्ड रोजगार की मांग करने के अभिनिर्धारण का आधार होता है। प्रत्येक जॉब कार्ड पर विशिष्ट पहचान संख्या होती है। मांग किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान न किए जाने की स्थिति में राज्य अधिनियम के अनुसार उस लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगी। योजना के अंतर्गत कार्य गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में ही प्रदान किया जाता है। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार प्रदान किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त परिवहन और जीवन यापन व्यय को पूरा करने के लिए 10% अधिक वेतन का जो है भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार इसकी मजदूरी दर राज्यवार अधिसूचित करती है और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा यथा निर्धारित मुद्रास्फीति के अनुसार तय की जाती है।
तो यूपी में इस समय 237 रुपये है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किसी स्थिति में पाक्षिक आधार से अधिक नहीं होता है। मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से वैयक्तिक या संयुक्त बैंक या डाकघर के लाभार्थी खाते के माध्यम से किया जाता है। अधिनियम के अनुसार कामगारों को भुगतान करने में होने वाले विलंब यदि कोई हो का समाधान करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। किसी वित्त वर्ष में किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और विकल्प के संबंध में आयोजना निर्माण तथा निर्णय ग्राम सभा की खुली बैठक में निर्धारित किया जाता है। कार्यों को ब्लॉक और जिला स्तरों पर भी निर्धारित किया जा सकता है, जिन्हें प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के से पहले ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कराना होगा तथा प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 माह में एक बार इसके सभी रिकॉर्ड और कार्यों को सामाजिक लेखा परीक्षा की जाती है। प्रत्येक जिले में लोकपाल की व्यवस्था का भी प्रावधान है, जिसे शिकायतों को प्राप्त करने, उनका सत्यापन करने और निर्णय देने का आदेश जो है प्राप्त होगा। अधिनियम के तहत भारत सरकार को अकुशल शारीरिक श्रम का 100% लागत, सामग्री का 75% लागत, कुशल और अर्धकुशल कामगारों की मजदूरी का 75% लागत तथा कुल प्रशासनिक व्यय का 6% लागत वहन करती है। शेष व्यय राज्य सरकारें वहन करती हैं। इसके अतिरिक्त कामगारों को लाभान्वित कराने हेतु इस अधिनियम के तहत कार्यों के निष्पादन में संविदा कारों और अथवा मशीनरी के उपयोग को निषिद्ध किया गया है। वेतन आधारित रोजगार पर मुख्य ध्यान रखते हुए इस अधिनियम में यह आदेश दिया गया है कि किसी ग्राम पंचायत के किए गए कार्यों की कुल लागत में वेतन एवं सामग्री व्यय का अनुपात 60:40 होना चाहिए। वेतन एवं सामग्री व्यय का अनुपात जो है 60:40। अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यस्थलों पर शिशुगृह, पेयजल तथा शेड जैसी कार्यस्थल सुविधाओं की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा हेतु 85,279.45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो किसी भी अन्य अकेली योजना के आवंटन से अधिक हैं। तो 2024-25 में 85,279.45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन्हें भी जानिए, तो ये देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों को सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहते हैं, अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हों, तो इस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी जो है कहा जाता है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ऐसा भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। यही छिपी हुई बेरोजगारी का कारण बन जाता है। भारत सहित विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण व्यक्तियों में रोजगार के अनुरूप कौशल का न पाया जाना होता है। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की संस्थागत साख संरचना तक पहुंच को आसान बनाना है। इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नोएडा से किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में जो है 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई थी। तो ये सारी योजनाएं जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रगति देखते हैं। तो 10 सितंबर 2024 तक तो 10,08,864.45 करोड़ रुपए के परिव्यय से कुल 4419.76 करोड़ रोजगार दिवसों का सृजन जो है किया जा चुका है। तो 10 सितंबर 2024 तक जो है ये 10,08,864 करोड़ रुपए के परिव्यय और 4,419.76 करोड़ रोजगार दिवसों को जो है सृजन जो है किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 308.95 करोड़ मानव दिवस उत्पन्न किए गए। तो 2023-24 में जो है 308.95 करोड़ मानव दिवस उत्पन्न किए गए थे। कुल मानव दिवसों में से महिलाओं के लिए 58.9%, अनुसूचित जाति के लिए 19.18% और अनुसूचित जनजाति के लिए 17.62% है। विश्लेषण। अब तक हुई समीक्षाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मनरेगा अपने लक्ष्यों के में काफ़ी हद तक सफल रहा है। मनरेगा ने ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सर्वाधिक कमजोर एवं अत्यधिक उपेक्षित लोगों तक पहुंचने में भी सक्षम रहा है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में भी कमी आई है। मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों को ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाई है। हालांकि मनरेगा से कुछ सामाजिक आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का तर्क भी दिया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप इससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की
कमी आई है, जिसके कारण मजदूरी में वृद्धि हुई है। इससे कृषि उत्पादों के महंगा होने से महंगाई में वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहरों में स्थित कंपनियों में भी मजदूरों की संख्या में कमी आई है, जिससे उत्पादन भी दुष्प्रभावित रहा है। परंतु इन सीमाओं के बावजूद इससे में कोई संदेह नहीं है कि मनरेगा से अत्यधिक लाभ हुआ है तथा यह अपने समावेशी विकास के दर्शन के अनुरूप रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याओं को दूर करके इसे और पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाया जाए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो हम लोग देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो शहरी गरीबी के 3 प्रमुख आयाम हैं: आवास सुभेद्यता, सामाजिक सुभेद्यता तथा आजीविका सुभेद्यता। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा शहरी गरीब परिवारों के संरक्षण एवं विकास हेतु भारत में अनेक कार्यक्रम योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में 23 सितंबर 2013 को स्वरोजगार एवं कौशल उन्नयन की रणनीति के साथ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का शुभारंभ किया गया, जिसने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का स्थान लिया। वर्तमान में इसे सभी शहरी गरीबों तक विस्तारित करते हुए इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है कर दिया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी एवं उनकी सुभेद्यता उपेक्षिता को दूर करना, जिससे वह संपन्न एवं सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना, बाजार अवसरों के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका के मुद्दों का निवारण करना। प्रमुख रणनीति क्या है? तो इस मिशन के लाभार्थी सभी शहरी गरीब, शहरी बेघर सहित होंगे। वर्तमान में योजना का विस्तार सभी शहरों तक है। इस मिशन के निम्नलिखित 6 प्रमुख अवयव हैं। पहला, सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास। दूसरा, शहरी गरीबी के आजीविका विकल्पों में वृद्धि एवं विस्तार। तीसरा, स्वरोजगार कार्यक्रम। चौथा, क्षमता निर्माण एवं कौशल प्रशिक्षण। पाँचवां, शहरी फेरी एवं रेहड़ी वालों को सहायता। छठा, शहरी बेघरों के लिए आश्रय। वित्तीयन इसका, तो इस मिशन के में वित्तीयन की साझेदारी केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है 75:25 के अनुपात में होती है। विशेष श्रेणी के राज्य हो तो यह अनुपात जो है 90:10 है। इसके अतिरिक्त NULM बजट का 5% शहरी रेहड़ी तथा फेरी वालों के कौशल उन्नयन हेतु निर्धारित है। इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब को प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपये की राशि जो है व्यय की जाती है। विशेष राज्यों में इस हेतु 18,000 रुपये व्यय किए जाते हैं। प्रगति देखते हैं तो 14 जून 2024 तक कुल 37,62,217 लाख लोगों को इस माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 2014-15 से 14 जून 2024 तक इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या जो है 15,36,286 लाख है। विश्लेषण: दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM की मूल धारणा है कि गरीब उद्यमी हैं और जन्मजात गरीबी के बाहर आने हेतु इच्छुक। सबसे बड़ी चुनौती उनकी क्षमताओं को निखार कर उन्हें सार्थक और टिकाऊ आजीविका उत्पन्न करने योग्य बनाने की है। आज आवश्यकता उन्हें पर्याप्त क्षमता संपन्न बनाने की है ताकि वे बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य बना सकें। NULM वास्तव में एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके समान अब तक किसी भी अन्य योजना ने शहरी गरीबों की आजीविका में सुधार लाने हेतु ध्यान केंद्रित नहीं किया है। अगर इसका कार्यान्वयन उचित तरीके से किया गया तो यह योजना देश के शहरी केंद्रों की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों के जीवन में एक दूरगामी तथा दृश्य प्रभाव डाल सकने में सक्षम है। स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया देखते हैं। तो देश के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन तथा नव उद्यमों की स्थापना के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया। कब? 16 जनवरी 2016 को। यह अभियान उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब शिक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी भागीदार हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जो है स्टार्टअप इंडिया का नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। उद्देश्य क्या है? नवोन्मेष को बढ़ावा देना तथा कारोबार की शुरुआत हेतु सहायक वातावरण का सृजन करना ताकि संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।
राज्य की भूमिका को नीतिगत स्तर पर ही सीमित रखते हुए लाइसेंस राज को खत्म करने तक तथा भूमि स्वीकृति, विदेशी निवेश प्रस्ताव, पर्यावरणीय अनापत्तियों आदि जैसी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करना। लक्ष्य क्या है? इस योजना के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, स्टार्टअप का डिजिटल या तकनीकी क्षेत्र से आगे बढ़कर बृहद क्षेत्रों जैसे कृषि, विनिर्माण, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक विस्तार। दूसरा, वर्तमान में के टियर 1 से टियर 2 तथा टियर 3 शहरों की ओर फोकस, जिसमें उप शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। स्टार्टअप हेतु मापदंड। पहला, कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो। दूसरा, संस्था का पंजीकरण या निगमीकरण 10 वर्ष से पूर्व न हुआ हो। किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक कारोबार टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक न हो। वह कंपनी प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नव प्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रही हो। पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। कार्य योजनाएं। तो स्टार्टअप इंडिया हेतु सरकार ने निम्नलिखित कार्य योजनाएं बनाई हैं। पहला, कंपनियों का ई पंजीकरण। दूसरा, स्व प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत। एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से सहयोग का विकास। प्रथम 3 वर्षों में निरीक्षण कार्य से मुक्ति। स्टार्टअप पेटेंट के लिए शुल्क में 80% तक की छूट। आसान निकास नीति। प्रथम 3 वर्षों तक आयकर में छूट। महिला अभ्यर्थियों हेतु विशेष व्यवस्था। अटल नवाचार मिशन के तहत 5 लाख स्कूलों में 10 लाख छात्रों पर फोकस करके अभिनव पाठ्यक्रमों की शुरुआत। स्टार्टअप इंडिया हब का निर्माण। स्टार्टअप की जरूरतों को पूरा करने हेतु 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की स्थापना। उद्योगों और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2016 में 300 से बढ़कर 30 जून 2024 तक 1,40,803 हो गई है। इसका विश्लेषण देखते हैं। तो निस्संदेह स्टार्टअप योजना का उद्देश्य तथा कार्य योजनाएं भारत को वैश्विक स्तर पर एक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती हैं। भारत आज स्टार्टअप की संख्या के आधार पर वैश्विक स्तर पर तीसरा बड़ा देश हो गया है। आशा है कि सरकार के सहयोग से निश्चित ही कई नए उद्यमियों को स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहन मिलेगा, जो अपने अभिनव विचारों को कार्य के रूप में परिणत करके देश में रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने में सक्षम होंगे। पेटेंट रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी छूट तथा अटल नवाचार मिशन से नए उद्यमियों में अभिनव विचारों के निष्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित होने से इनको नव प्रवर्तन की प्रेरणा प्राप्त होगी। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन स्टार्टअप में ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए ताकि ये विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम हों। निश्चय ही इस योजना की सफलता भारतीय युवाओं को रोजगार साधक से रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करते हुए भारत को धीरे धीरे एक बेहतर अर्थव्यवस्था तथा एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देंगे। अभी तक स्टार्टअप इंडिया था, अब स्टैंड अप इंडिया देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया देश में उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने एक युगांतरकारी योजना स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष में नोएडा से किया गया है। इस योजना के द्वारा नए उद्यमों को बैंकों से वित्तीय पोषण और दूसरे प्रोत्साहनों की पेशकश की जाती है। स्टैंड अप पहल की प्रक्रिया का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी करता है। सिडबी तथा नाबार्ड के कार्यालय स्टैंड अप कनेक्ट केंद्रों के रूप में निर्धारित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? संस्थागत साख तथा अनुसूचित जाति या जनजातियों महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना है, जो अब तक इसके लिए अयोग्य समझे गए थे। इन वर्गों को भी देश की आर्थिक समृद्धि में भागीदार बनाना। लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना है। यह उद्यम विनिर्माण क्षेत्र, सेवा अथवा व्यापार क्षेत्र से हो सकता है। पात्रता: इस योजना में ऋण प्राप्ति हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ऋण केवल नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए ही प्राप्त होगी। अवैयक्तिक उपक्रम की दशा में 51% शेयर धारण तथा हिस्सेदारी का नियंत्रण अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला उद्यमी के हाथ में होना चाहिए। ऋण ग्राही को किसी बैंक या वित्तीय संस्था का दोषी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। प्रमुख तथ्य क्या है? तो योजना के लिए सिडबी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त खिड़की उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाएगा। बैंक द्वारा न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित किया जाएगा, जो कि आधार रेट से कम नहीं हो सकता है।
ऋणग्राहियों की सुविधा हेतु रुपे डेबिट कार्ड जो है प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान जो है 7 वर्षों के भीतर करना होगा। स्टैंड अप इंडिया हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। सक्षम उद्यमी इस पोर्टल के माध्यम से सहायक सेवाओं जैसे प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम तथा मार्गदर्शन इत्यादि का पता लगा सकते हैं अथवा पोर्टल के माध्यम से लोन हेतु आवेदन जो है पंजीकरण करा सकते हैं। यह पोर्टल सिडबी द्वारा संचालित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना का विस्तार जो है वर्ष 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। विश्लेषण इसका देखते हैं तो स्टैंड अप इंडिया पहल का सौंदर्य इस बात में है कि इसके माध्यम से भारतीय युवा, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलेगी तथा भारत का युवा जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बनकर एक स्वावलंबी भारत का निर्माण करेगा। यह योजना इस दृष्टि से भी श्रेष्ठ है कि इसमें उन लोगों को लक्षित किया गया है जो अब उद्यम के क्षेत्र में हाशिए पर थे। इस दृष्टि से यह योजना आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की ओर ही भी उन्मुख है, जो भारत को विश्व में एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था तथा विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करेगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, इम्पॉर्टेंट योजना है। तो केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 13,554.42 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि तक 2021-22 से 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की समयावधि के दौरान जारी रखने हेतु 30 मई 2022 को जो है मंजूरी प्रदान की गई। कब? 30 मई 2022 को जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। मौजूदा योजना में प्रमुख संशोधन या सुधार कर अब अधिकतम परियोजना लागत को विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए और सेवा इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश योजना अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। योजना अंतर्गत 5 वित्तीय वर्षों में अनुमानतः लगभग 30 लाख व्यक्तियों के लिए अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वर्ष 2018-19 से 31 जनवरी 2024 तक अनुमानित रोजगार सृजित व्यक्तियों की संख्या जो है 37.46 लाख है। अगली योजना है खादी गांव योजना। ये भी इम्पॉर्टेंट योजना है। खादी गांव योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने और गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे पलायन को रोकने के लिए उद्देश्य से 15 फरवरी 2017 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा खादी गांव नामक परियोजना की शुरुआत की गई। ज्ञातव्य है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो 15 फरवरी 2017 को खादी गांव परियोजना की शुरुआत की गई। प्रमुख तथ्य देखते हैं तो परियोजना के अंतर्गत आयोग खादी, कताई और अन्य कुटीर उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर होने के इच्छुक व्यक्तियों का चयन करेगा व उन्हें आवश्यक सामग्री के साथ बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य से 5 गांव का चयन किया जाएगा तथा 1 वर्ष में उन्हें खादी ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना में खादी के अलावा अन्य ग्रामीण उद्योगों यथा छोटे तेल मिल, बेकरी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मिट्टी के बर्तन, मधुमक्खी पालन आदि के लाभदायक संचालन हेतु प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। गांव के लोगों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित कराने हेतु इन गांवों में विक्रय केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। विश्लेषण देखते हैं इसका। तो यह कार्यक्रम रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ग्रामीण कारीगरों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस योजना से ग्रामीण महिलाएं विशिष्ट रूप से लाभान्वित होंगी क्योंकि उन्हें आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्राप्त होगा जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, संवर्धन, ग्रामीण नगरीय पलायन, धारणीयता के साथ विकास आदि दृष्टि से भी यह परियोजना एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना के रूप में अगस्त 2017 में प्रारंभ की गई। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना के रूप में अगस्त 2017 में शुरू की गई। उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायक समूहों के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना, गांव के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें शहरी क्षेत्रों से जोड़ने हेतु सुरक्षित तथा किफायती परिवहन सुविधा जो है प्रदान करना। प्रावधान आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपयोजना से ई-रिक्शा, 3 एवं 4 पहिया मोटरयुक्त परिवहन वाहनों जैसी सुरक्षित एवं सस्ती और समुदाय निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे पिछड़े क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास के लिए दूर दराज के गाँव को व्यापार, बाजार, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत मुख्य सेवाओं एवं सुविधाओं से जोड़ा जा सकेगा। यह उपयोजना प्रायोगिक यानी पायलट आधार पर देश के 250 ब्लॉकों में कार्यान्वित की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा
तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जो है पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 250 ब्लॉकों में जो है कार्यान्वित की जाएगी। इस नई आजीविका पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की सहायता के लिए समुदाय निवेश कोष कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF का प्रयोग किया जाएगा। लाभार्थी स्वयं सहायता समूह सदस्य को वाहन की खरीद के लिए 6.5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण जो है इस कोष में के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। विश्लेषण देखते हैं तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रारंभ की जाने वाली उप योजना आजीविका ग्रामीण एक्सेस योजना AGEY से न केवल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को रोजगार का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होगा, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों में सस्ती परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ग्रामीण शहरी जुड़ाव से गांव के संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं का आवागमन बढ़ेगा। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। उसके बाद ये वाला चैप्टर आएगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।